दोस्तों, जय हिंद। आज इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही टॉपिक आपको मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें जितने भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक हम आपको लिखवाए हुए हैं, उन सभी इकोनॉमिक्स का जितने भी टॉपिक है सबसे ऑब्जेक्टिव मैं लिया हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव मैंने खुद अपने एग्जाम टाइम जब मैं तैयारी कर रहा था तो इस सभी ऑब्जेक्टिव का मैंने खुद किया था और इसे प्रश्न आए हुए थे, इसलिए सभी प्रश्नों में टिक लगा हुआ है। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हम इसमें टिक लगा के सभी चीज़ों को बार बार रट के याद कर रहे थे। तो आपको भी मैं वो सभी ऑब्जेक्टिव, इसमें लगभग 300 से अप्रॉक्स ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है और आपको इन सभी ऑब्जेक्टिव को मैं कराऊंगा। और आप अगर अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा तो इससे बाहर आपके इकोनॉमिक्स के नहीं जाने वाले हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप पढ़ते रहिएगा, अच्छी बात है। और सभी टॉपिक्स में यहाँ पे लिया हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से देखिएगा और एक एक टॉपिक मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा और समझते चलिएगा और यहाँ से आपका प्रश्न आराम से बन जाने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, इसको समझिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध क्या है, इस बात को समझिएगा। तो इसका है कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से, अगर व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडा अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडा के व्यवहार से जो होता है उसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, देखिएगा, जिनमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति को क्या कहते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, दरोगा में ये प्रश्न पूछा गया था। आप देख लीजिए उठा के क्वेश्चन बैंक कि दरोगा में एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जिनमें वस्तु का केवल एक विक्रेता, समझिए यहाँ पे यहीं पे फैक्ट पकड़ना आपको, एक विक्रेता होगा मतलब बेचने वाला कौन हो, एक हो, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, एकाधिकार। क्या कहेंगे उसको हम लोग, एकाधिकार। उसमें और कोई है ही नहीं, कंपटीशन है ही नहीं, तब देख कर भी पहचान सकते हैं। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है। पूछ रहे कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, तो वह है चीन, याद रखिएगा। आगे देखिए, बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है। कह रहा है कि एक योजना जो कौन सी है, तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना। एक करंट से भी क्वेश्चन रिलेटेड है, तो इसको बात को ध्यान बस ऐसी रख लीजिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना, दोस्त मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आप इस बार आपके पास मात्र 1 महीना और टाइम अच्छे से बचा हुआ है, अगर आप सही तरीके से इन प्रश्नों को 2 बार 4 बार वीडियो देख लेते हैं तो आपके यहाँ से पक्के 2-4 प्रश्न बन जाएंगे। इतना मेरे को विश्वास है क्योंकि हमने यहाँ से किया हुआ है, सामने आपका प्रूफ है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जो योजना है, ठीक है, जो योजना आयोग है, जो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर्स प्लान है, इसको आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू की रचना क्या थी, ठीक है। तो इसमें क्या थी कि कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि था, ठीक है। और पहला जो पंचवर्षीय योजना था हेरार डोबर मॉडल पर आधारित था, ये भी बात आपको याद रखना है। और आपको मैं बोल रहा हूँ, और 1 नंबर आपको चाहिए, 2 नंबर चाहिए, तो आप पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ लीजिए। फिक्स है 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत में अगला देखिए, एक प्रश्न कर रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्फीति, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सारी टॉपिक को भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नेट से सर्च करके पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, किसके द्वारा, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बैंक दर ब्याज की दर वह दर है जिस पर, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, कह रहा है ना कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों की पुनः कटौती करती है, ठीक है। जब भारतीय रिजर्व बैंक बिलों की कटौती करेगी तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, बैंक ब्याज दर कहा जाता है। एक दो बात और है, आपको समझा दे रहे, समझिएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। कह रहा है कि भारतीय की निम्न कृषि उत्पादकता का कारण कौन सा नहीं है, निम्न का, ठीक है। तो भू जोत का आकार छोटा होना, यही नहीं है, भू जोत का आकार जो है वो छोटा होना यही नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे है, सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न का आकार नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सहकारी कृषि। अगर सहकारी कृषि होगा तो ये तो होगा ही, ज्यादा मात्रा में होगा। कह रहा है कि देखिए प्रश्न यहाँ से पकड़िए, निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, ये तो निम्न का कारण नहीं ना, ये जो अधिक का है, इसलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये सब है, प्रछन्न बेरोजगारी जनसंख्या सब है। आगे है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है। कह रहा है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है, तो अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, ठीक है, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्न में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं करता है। भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थन कौन नहीं करते हैं, तो चौधरी जो चरण सिंह है यही नहीं करते, इस बात को आप याद रखिएगा।
देखिए देखिए यहाँ से प्रश्न ये सब पूछा गया है। देखिए यहाँ से पूछा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो आपको एक बार सभी का योजना की अवधि भी याद कर लेनी है। याद रखिएगा 1951 से शुरुआत होता है, याद रखिएगा। तो 12वीं के कर रहा है तो 2012 से 2017 ध्यान रखिएगा। बाकी आप पीछे 5-5 साल घसका के याद रख सकते हैं। तीसरा में जो है वो छुट्टी हुआ था। आर्थिक नियोजन एक विषय है, कह रहा है कि आर्थिक नियोजन जो है ना वो एक विषय है। कैसा विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है वो एक समवर्ती सूची का विषय। कैसा विषय है? वो एक समवर्ती सूची का विषय है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, कैसा विषय है? तो वो समवर्ती सूची का विषय है। आगे है, निम्न में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? निम्न में से कौन एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है? देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो शुद्ध राष्ट्रीय क्या है कि इसके बराबर क्या होता है कि जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, उसमें से जितने भी मूल्यह्रास होंगे, जितने भी कमियां होंगी, जितने भी खर्च आएंगे, इन सबको हम घटा देते हैं तो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाता है। एक इसमें आता है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब आपको भी ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसने किया था? ये भी पिछली बार पूछा गया था। तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। और द पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है, द पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में इन्होंने लिखा था। ठीक है, प्रति व्यक्ति 20 रुपया बताया था। जीएसटी किस तरह का कर है? ठीक है, कर है कि जीएसटी जो है वो किस तरह का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? ये अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब जानते हैं क्या होता है? अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट हम लोग से नहीं लिया जाता है। यानी जीएसटी जो है वो किसी दुकान पे लगाया जाएगा, किसी वस्तु पे लगाया जाएगा, और वो वस्तु जो है, जो दुकानदार है वो वस्तु को दाम को बढ़ा कर हमको बेचेगा। ठीक है, तो हो गया हमारा अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट थोड़ा हमसे ले रहा है, नहीं ना ले रहा है, तो वो डायरेक्ट उस वस्तु पे लग रहा है और उस वस्तु से हमें मिल रहा है, तो हो जाएगा आपका एक अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? कह रहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना था जो हेराल्ड डोमल मॉडल पे आधारित था। इसका मुख्य क्या था? तो कृषि था। क्या था? इस पर विकास करना फोकस कृषि था। 1950-51 था, याद रखिएगा। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? ठीक है, कह रहा है कि माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? तो इसे व्यापार संतुलन कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? कह रहा है कि उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? तो कभी भी कुल लागत निकाला हुआ तो वो कहलाती है औसत लागत। ठीक है, एवरेज जो है वो कहलाती है औसत लागत कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से डैश के रूप में प्रकट होते हैं। किस रूप में? तो दायित्व के रूप में। इन सारी प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा तभी बना पाइएगा। ठीक है, थोड़े से टिपिकल प्रश्न हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, ठीक है, याद रखिएगा जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ देता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, के अधीन आने वाली 4 कर दर कौन कौन सी है? ठीक है, तो ये पिछले बार भी प्रश्न पूछा गया है दरोगा में और बिहार पुलिस में भी, ध्यान रखिएगा। 5%, 12%, 18% और 28%, ये ध्यान रखिएगा। 5, 12, 18, 28। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है, घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि घरेलू मुद्रा के बाह्य कमी में क्या कहा जाता है? तो इसको मुद्रा अवमूल्यन। क्या कहता है? मुद्रा अवमूल्यन। तो ध्यान रखिएगा इसे मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। आगे है 24, निम्न में से कौन सा कर शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? कह रहा है कि कौन सा जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। कौन सा हो जाएगा? स्टाम्प शुल्क, ध्यान रखिएगा। आगे है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है दोस्त? तो देखिए, एक होता है समाजवादी, एक होता है पूंजीवादी और एक होता है मिश्रित। मिश्रित मतलब ये होता है कि जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों साथ में चलता है, उसी को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का किसने तैयार किया था? तो ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, ध्यान रखिएगा। और ये इस पर ध्यान दिया गया था उद्योग पे। किस पे दिया गया था? उद्योग को विकास करने पर ध्यान दिया गया था। और कई सारे उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर सब का निर्माण भी कराया गया था।
किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? करें, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है, प्राइस सेलिंग, ध्यान रखिएगा। भारतीय, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है कि भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह संकल्पना का डिजाइन, जैसे ये वाला देखिए, ये वाला जो रुपया है ना, ऐसे ऐसे, बोला कि इसका डिजाइन कौन किया था? ठीक है, तो डॉक्टर उदय कुमार, ठीक है, याद रखिएगा, ये डी उदय कुमार ने किया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे है, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है, इसका 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था, और इसका बोलेगा कि 1949 में, ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया था 1949 में, ध्यान रखिएगा। तो इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र के संदर्भ में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या? देखिए पूछ रहे हैं यहाँ पे एसएलआर का फुल रूप, तो पूछेगा, एनएनपी पूछेगा, जीडीपी पूछेगा, एसएलआर पूछेगा, क्या है? तो स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे है, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो वो है नरसिम्हा समिति। किसका हो गया था? नरसिम्हा समिति किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाले उत्पादन के कारण है? किसमें? तो पूंजीवादी। किसमें हो जाएगा? यहाँ पे पूंजीवादी में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर, ठीक है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो क्या हो जाएगा? संबंधित बैंक। किसके द्वारा हो गया? संबंधित बैंक के द्वारा। कांगो सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का एक हिस्सा है। कौन सा? कह रहा है कांगो जो है वो सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का एक हिस्सा है। कौन सा है यह हिस्सा इसमें? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सब समझिए, यहाँ बात पे कह रहा है कि जो कांगो है सेवा क्षेत्र की, ठीक है, सेवा सेवा कह रहा है। देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, सेवा, तो प्रथम में तो कृषि होता है, द्वितीय में उद्योग होता है, और सेवा कह रहा है तो यहाँ पे तृतीय हो जाएगा। क्या हो जाए? यहाँ पर तृतीय हो जाए, ठीक है, तृतीय को सेवा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने किया था? तो ये किया था माल्थस ने। याद रखिएगा कौन किया था? माल्थस जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा, माल्थस। आगे है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? कह रहा है कि भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार होता है वो कैसे होता है? तो समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। समुद्री और क्या होता है? हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1975, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष 2.0 का संबंध किससे है? ठीक है, इंद्रधनुष 2.0 का संबंध किससे है? तो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनर्जीकरण से है। बैंकों का पुनर्जीकरण मतलब बैंकों को नए रूप में गठित करने से है। एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय की चक्रीय प्रवाह निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? चक्रीय प्रवाह कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो मूल्यह्रास नहीं है। कौन सा नहीं है? मूल्यह्रास नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी आती है? तो यहाँ पे एक है खनन, एक है शिक्षा, एक है विनिर्माण और एक है बैंकिंग। तो देखिए विनिर्माण जो होगा ये सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा हो जाएगा ये आपका तृतीय में हो जाएगा, बैंकिंग भी तृतीय में हो जाएगा। ऑप्शन से खनन जो होगा ये प्राथमिक होगा। किससे हो जाएगा? खनन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। जनता पार्टी द्वारा किस वर्ष पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही स्थापित कर दिया गया था? ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना को? तो वो था 5वीं पंचवर्षीय योजना को, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर क्या प्राप्त होती है? तो मांग लोच की कीमत। क्या प्राप्त होती है? मांग लोच की। आपके पास टाइम नहीं है दोस्तों, 1 मंथ टाइम। अगर 1 मंथ में आप चाहें तो पूरे सिलेबस को पढ़ के और खत्म नहीं कर सकते। अब आप जितना हो सके रटना शुरू कर दीजिए, याद करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए लास्ट है, रट जाइए, याद करिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं होने वाला है। बस आप ऐसे याद कर जाइए जितना हो सके ऑब्जेक्टिव। भारत में कारपोरेट घरानों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वाणिज्य पत्र सीपी डैश में शुरू की गई थी। कितने वर्षों में? तो 1990 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय
अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है व्यापार एकीकरण। क्या कहलाती है? व्यापार एकीकरण। अगला देखिए, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत डैश में निरंतर वृद्धि है। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत डैश में निरंतर वृद्धि है, किसमें? तो जीडीपी में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया जाता है, किसमें? तो हस्तशिल्प में। ध्यान रखिएगा। भारत में राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं कौन से कर? भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं, तो शराब उत्पादन शुल्क होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा एप्पल। भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, LERMS की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1992 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। भारत में, ठीक है, अगला है यहाँ पे कि भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी प्रदान की जाती है, सॉरी, किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना हुई थी 1952 में, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? पहले भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, 1 अप्रैल मूर्ख दिवस के दिन हुआ था 1935 में, तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। पहली बार किस योजना के तहत, ठीक है, पहली बार कह रहा है कि पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? किस योजना के? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे है, भारतीय रुपये का अद्वितीय प्रतीक डैश का मिश्रण है। भारतीय रुपये का अद्वितीय प्रतीक, तो देखिए, देवनागरी का, किसका है? देवनागरी और किसका है? रोमन। देवनागरी और रोमन, किसका? ये वाला, ठीक है, ये हो गया देवनागरी और ये हो गया आपका रोमन, ठीक है, दोनों का मिक्स है ये, ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, डैश के सिक्के जारी की जाता है, मतलब किसके द्वारा सिक्का जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। आर्थिक विकास आमतौर पर डैश से जुड़ा होता है। आर्थिक विकास जो होता है वो आमतौर पर किससे जुड़ा होता है? तो मुद्रास्फीति से। किससे जुड़ा होता है? मुद्रास्फीति से, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई खातों को शक्ति प्रदान करती है। यूपीआई एक ऐसी एप्लीकेशन है जो बैंक खातों में एप्लीकेशन प्रदान करती है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी किस नाम से जानी जाती है? कह रहा है कि अर्थशास्त्र में अगर बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी आती है तो उसे कहते हैं अवसाद। क्या कहते हैं हम लोग? अवसाद, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? कह रहा है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, इसको किसके पदों में मापा जाता है? तो साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डोपिंग का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डोपिंग का अर्थ क्या है? तो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल निर्यात करना, ठीक है, वास्तविक उत्पादन लागत दाम से कम दाम पर उत्पादन करना डोपिंग कहलाता है। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि मुद्रास्फीति को अगर रोकना है तो मुद्रा आपूर्ति में कमी कर दीजिए, ठीक है, मुद्रास्फीति को रोकना है तो मुद्रा को छापना ही बंद कर दीजिए, ठीक है, तो अपने आप रुक जाएगा। और ज़्यादा मात्रा में मुद्रा अगर छाप दिया जाएगा तो फिर वही स्थिति आ जाएगा। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, ठीक है, किस आधार पे? तो स्वामित्व के आधार पे। किस आधार पे? स्वामित्व के आधार पे, ध्यान रखिएगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे पुराना बैंक कौन है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे पुराना बैंक कौन है? तो वह है इलाहा बैंक। कौन सा है वो? इलाहा बैंक। वस्तुओं के निम्न युगों में से कौन सा युग में संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है? कह रहा है कि संयुक्त मांग, कौन मांग प्रदर्शित करता है? तो कॉफी और चाय, ये ज्यादा मांग हो इसका, तो कॉफी और क्या हो जाएगा? चाय हो जाएगा। उपभोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कह रहा है कि उपभोग की जो औसत प्रवृत्ति होती है उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कुल उपभोग और कुल आय के रूप में। कुल उपभोग और कुल आय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध बताया जाता है? कह रहा है कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक है, जितना आय आएगा डायरेक्ट उसका खर्च होगा, डायरेक्ट इसका संबंध है। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? ये इस बार
याद रखिएगा 7 अगस्त को ये क्वेश्चन पूछा गया था। यही क्वेश्चन यही था, पर थोड़ा इसको घुमा के लैंग्वेज में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा कि किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन को तैयार करना क्या है, तो निजी लेखा निर्माण। क्या हो जाएगा? निजी लेखा निर्माण। इसी तरह के प्रश्न थे, थोड़े घुमा के पूछे गए थे। इनमें से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा ही लगाया जा सकता है? ठीक है, कौन सा कर है जो केवल राज्य सरकार लगा सकता है? तो वो है आपका मनोरंजन कर। कौन सा हो जाएगा? मनोरंजन कर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंजॉय टैक्स हो जाएगा। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? ठीक है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर स्मिथ ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मांग पैदा करने के लिए जरूरत है, मांग पैदा करने के लिए जरूरत है, किसकी जरूरत है? तो आय की। किसकी जरूरत है? आय की। ध्यान रखिएगा। विद्युत वाहनों पर जीएसटी की संशोधित दर कितने प्रतिशत है? कह रहा है कि विद्युत वाहनों पर जीएसटी की संशोधित दर कितने प्रतिशत है? तो वह 5%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? कह रहा है कि एकाधिकार जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो वो है पूंजीवाद से। किसे है? पूंजीवाद से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? ठीक है, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो उसे अल्पाधिकार कहा जाता है। क्या कहता है? अल्पाधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? अगर सरकार किसी से उधार ले रही है, व्यय ले रही है, तो क्या कहलाती है? तो उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? राजकोषीय नीति। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने कहा है कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है? किसने कहा है कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है? तो वह है किंज ने कहा। किसने कहा? किंज ने। ये सब टॉपिक आप जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय रेल के राजस्व में निम्न में से किसका प्रमुख योगदान है? कह रहा है कि भारतीय रेल के राजस्व में निम्न में से किसका प्रमुख योगदान है? तो माल और यातायात आय का। ठीक है, माल और यातायात का। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रयोजन करता है? तो राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक हो जाएगा। अल्प ब्याज नीति को, ठीक है, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो महंगी मुद्रा नीति। क्या कहा जाता है? महंगी मुद्रा नीति। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? कह रहा है कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है इसका संबंध किससे है? तो व्यक्तिगत यूनिटों से। किससे है? व्यक्तिगत यूनिटों से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्याज दर निर्धारित की जाती है। कह रहा है कि ब्याज दर जो है वो निर्धारित की जाती है तो निविष्ट पूंजी पर। ठीक है, किस पर की जाती है? निविष्ट पूंजी पर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डैश ने धन अर्जित किया। किससे? तो भारतीय रिजर्व बैंक से। तो जब सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन को अर्जित करती है तो उसी को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य जो प्रमुख नियामक प्राधिकरण है वो कौन है? ठीक है, भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य प्राधिकरण कौन है? तो सेबी है। कौन है? सेबी। ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय, ठीक है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो देश की जितना भी आय होगा, राष्ट्र की जितना भी आय होगा, उस आय में अगर उस देश की टोटल जनसंख्या से भाग कर दिया जाता है, सॉरी, उसी को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। अगला है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? करेक्ट, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर, सभी पर। सभी हो जाएगा, इस सब पे डिपेंड करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समविष्ट अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो रेगनर फ्रीस ने किया था। ध्यान रखिएगा, रेगनर फ्रीस ने किया था। अगला है, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या है? उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या है? तो उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है, इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 84 का ए हो जाएगा। अगला है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? कह रहा है कि गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। किस में दिया गया था? 5वीं में। तो ध्यान रखिएगा। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक और समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो किसका था? 12वीं का था। किसका था? 12वीं का। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? किसने? तो 8वीं पंचवर्षीय। किसने बताया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रण नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए रखने में होता है, किस में? तो मूल्य स्थिरता को बनाए रखने में होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। विकास का अर्थ है डैश आर्थिक वृद्धि और ठीक क्या? तो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन। अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम किससे संबंधित है? कह रहा है कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा संचालन से। किससे संबंधित है? मुद्रा संचालन से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे है, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या होगा? तो पहले भी बताए थे का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। निम्न में से GNP यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी का क्रम क्या है? तो कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होती है। ध्यान रखिएगा, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होती है। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? किसने आमदनी पर कर शुरुआत की थी? तो जेम्स विल्सन ने की थी। कर पे आमदनी का शुरुआत किया था जेम्स विल्सन। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है कहाँ पे? नोएडा में। कहाँ पे है? नोएडा में है। ध्यान रखिएगा, नोएडा में है। आगे है, आर्थिक विकास सामान्यतः सुगमिता होता है किस में? तो मुद्रा स्फीति के साथ। किसके साथ होता है? मुद्रा स्फीति के साथ। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है क्या? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिकरण, या सभी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभी। जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता हो तब वह क्या कहलाती है? देखो यहाँ पर एक क्रेता भी हो और एक क्या हो? विक्रेता भी हो, तब इसे क्या कहेंगे? द्विपक्षीय एकाधिकार। क्या कहेंगे इसे हम लोग? द्विपक्षीय एकाधिकार। अगर केवल एक विक्रेता हो तो उसे एकाधिकार कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक टोटल आपको मैंने 100 प्रश्न कुल करा दिया। ठीक है, और इसके बाद और भी लगभग 100-200 प्रश्न बचे हैं जो कि आपको थोड़े थोड़े कराएंगे तो आपको पढ़ने में भी आसान होगा। और पूरे प्रश्न आपको हम करा देंगे। अभी मेरे को रहना है 2-4 दिन तक, उसके बाद आपको सारे प्रश्न मैं करवा दूंगा। तो आप एक बार अच्छे से प्रश्नों को देख लीजिएगा और आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो जय